हम लोग पिछली कक्षा में अंत में लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे थे और लॉर्ड कर्जन के विचारों को देख रहे थे और उसी के बाद हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोक दिया था। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं और इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे अब आगे की जो आप लोगों को पढ़ने हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। तो लिखा हुआ है एट द सेम टाइम द पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट गेव अप एंड इम्पेटस टू एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन लैंड। अगर हम लोग बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है ये हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो परमानेंट सेटलमेंट का जो कानून है वो भी भारतीय कृषि को और अलग अलग क्षेत्रों को जहां पर ये लागू था कृषि में बेसिकली तो उसको खराब करता चला गया। दस while the decline of industry drove more and more people to agriculture, the available capital was diverted to land acquisition by rich landlords who exploited the peasantry mercilessly। और हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे और बाकी सारे उद्योग का भारत में पतन हुआ, लोग जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ चले गए यानी कि किसानी की तरफ चले गए और इस किसानी के कारण से जो अवेलेबल कैपिटल था वो लैंड एक्विजिशन जो बचा हुआ जो पूंजी था वो जो है वो जमीन को खरीदने और इन सारे चीजों में और जो अमीर जमींदार थे उन सारों के पास जो है वो लगभग सा शक्ति सा चला गया और इन्होंने किसानी को और किसानी क्षेत्र में और कृषकों को अपने अपने स्तर पर शोषित किया। विथ द पासेज ऑफ टाइम समय के बीतने के साथ द ट्रेड ऑफ द कंट्री बिकम द मोनोपोली ऑफ द यूरोपियन। भारत का व्यापार जो है वो पूरा एकाधिकार हो गया यूरोपियंस का, सीधा सीधा कहें तो अंग्रेजों का। The emergence of new Indian middle class with European taste, a craze for foreign goods, and the preference of the British civil servant for British-made goods left these artisans with little or no work। अब ये जो नया एक इंडियन मिडिल क्लास भारतीय जो मध्यम वर्ग के लोग बने जो यूरोपियन टेस्ट वाले बन गए यानी कि उन्हें अंग्रेजों के सामान उनको अंग्रेजों का सामान अच्छा लगता था अपना सामान खराब लगता था, उनको अंग्रेजों की सभ्यता अच्छी लगती थी अपना सभ्यता खराब लगता था, उनको अंग्रेजों की पढ़ाई अच्छी लगती थी अपना पढ़ाई खराब लगता था, उनको अंग्रेजों का वो बहुत सारा जीवन शैली अच्छा लगता था अपना यानी कि भारत का खराब लगता था। और जो सिविल सर्वेंट यानी कि लोक सेवा जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में शुरू किया गया था इन सब के प्रति जो लोगों का यानी कि भारत के ही लोगों का भारत के ही मध्यम वर्गीयों का कुछ मध्यम वर्गीयों का जो स्वभाव बना इसके कारण से भारत के जो कलाकार थे इन सब के सामान को या फिर कहें तो इन सब को लगभग सा नो वर्क यानी कि ये लगभग से बेरोजगार से हो गए। The massive influx of British goods in India during the 19th century completed by uprooted the Indian textile and other industries। अब बहुत सारे सामान जो है ब्रिटिश गुड्स जो है बाहर के सामान जो है भारतीयों को भी अच्छे लग रहे थे तो बाहर के सामान यानी कि अंग्रेज अपने देश से बनाकर सामान भारत में ला रहे थे, भारत में बिक रहा था जिसके कारण से इंडियन टेक्सटाइल और बाकी जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा नष्ट होता चला गया। This whole process of decay in rural and urban handicraft production is termed as deindustrialization। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके कारण से ग्रामीण और शहरी जो हैंडीक्राफ्ट है यानी कि हस्तशिल्प जो प्रोडक्शन है जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका जो उत्पादन है इन सारे चीजों का जो डिके हुआ इन सारे चीजों का जो मरने वाला सिचुएशन बन गया पतन हो गया इसी को हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द disintegration of rural industries started much after the development of the means of communication। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यानी कि टूटना हुआ रूरल इंडस्ट्री का स्टार्टेड मच आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन के बनने के बाद हुआ। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे मेड इट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू रीच द डिस्टेंट विलेजेज एंड अपरूट द ट्रेडिशनल डिस्टेंट इंडस्ट्रीज। और रेलवे के विकास के साथ अंग्रेजों का भारत के सुदूर क्षेत्रों में भी भीतर के क्षेत्रों में भी जाना आसान हो गया जिससे इन लोगों ने अपना विस्तार और अपना आर्थिक विकास किया। होम स्पिनिंग विच वाज a spare time activity of village women was greatly reduced।
जो घर में बुनाई का काम जो उस समय ग्रामीण महिलाओं का होता था, जो वो अपने बचे समय में किया करती थी, उसको भी बहुत बड़े स्तर पर कम कर दिया गया अंग्रेजों के कारण। फैक्ट फाइल के तौर पर एक तथ्य को देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, इट हैज बीन estimated that the total drain from Bengal to England during the period of 1757 to 1780 alone in term of export and repatriated private fortune of the company official came to a staggering of $38 million। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे पैसे जो है वो भारत से इंग्लैंड चले गए, ऐसा दादा भाई नेहरू जी का भी कहना है और अलग अलग लोगों का भी कहना है, अलग अलग इतिहासकारों का भी कहना है। तो अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लें और सिर्फ हम लोग बंगाल की ही बात करें, वही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एक बंगाल का ही अनुमान लेते हैं कि बंगाल से इंग्लैंड 1757 से 1780 के बीच में कितना रुपया का सामान गया या कितना रुपया गया, तो लगभग 38 मिलियन डॉलर। उस समय लगभग 38 मिलियन डॉलर तो सिर्फ बंगाल से इंग्लैंड चला गया था। इतनी बर्बादी हुई थी एक क्षेत्र से, तो समझिए कि पूरे भारत से क्या हुआ होगा, पूरे भारत को कैसे लूटा गया होगा। आगे लिखा हुआ है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है यहां पर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन द विलेज। अब ये जो गैर उद्योगीकरण या औद्योगिकरण हुआ, ये गांवों के जो आर्थिक जीवन थे उसको भी खराब कर गया। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट स्नैप्ड द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द कंट्री साइड। अगर कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है, सुदूर का क्षेत्र होता है, तो जो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट, जो ग्रामीण शिल्प के क्षेत्र में जो बर्बादी आ रहा था लगातार, वो जो आर्थिक टाई था, आर्थिक जो गठजोड़ था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और बाकी के घर वाले उद्योग को, उसको भी बर्बाद कर गया। The peasants who supplemented their income by part-time weaving and spinning now had to rely solely on agriculture। वैसे किसान जो अपना बचे समय में बाकी बुनाई और सिलाई का कार्य भी कर लिया करते थे ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके, वो भी अब सारा कुछ बर्बाद होने के बाद सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रह गए। प्रेशर टू ग्रो अनइकोनॉमिकल क्रॉप, heavy taxation, high of interest charged by money lender and underemployment completely destroyed the Indian handicraft। अब यहाँ पर ग्रो करने की बात थी, यहाँ पर दबाव दिया गया कि अनइकोनॉमिकल क्रॉप, अनइकोनॉमिकल नहीं होगा यहाँ पर, इकोनॉमिकल होगा, यानी कि जो इकोनॉमिकल क्रॉप है उसको बनाया जाए अंग्रेजों के द्वारा। हैवी टैक्स, ज्यादा टैक्स देने की बात आ गई, ज्यादा कर की बात आ गई, ब्याज दर बढ़ा दिया गया, और इन सारे चीजों के कारण से एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और नौकरी भी कम हो गई, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर गया, पूर्णतः बर्बाद कर गया भारतीय हस्त शिल्प उद्योग को, हैंडीक्राफ्ट को। दिस फोर्स्ड शिफ्ट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर इज नोन एज पीजेंटिजेशन। और यही जो शिफ्ट हुआ हस्त शिल्प वाले उद्योग से लोगों का किसानी की तरफ, इसी को एक शब्द दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं पीजेंटाइजेशन। पीजेंटाइजेशन का मतलब हो गया कृषककरण, यानी कि किसानीकरण, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग अब किसान बनने आ गए क्योंकि उपाय ही नहीं था। आगे, द कंपनी सेंट इट्स सेपोय टू डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री ओन्ड बाय द इंडियन। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को, अपने लोगों को भेजा वैसे इंडस्ट्री को खत्म कर देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए, जो भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मालिकाना हक भारतीयों के पास था। इंडिपेंडेंट वीवर फ्रॉम हु रिफ्यूज्ड टू वर्क फॉर द वेजेज ऑफर्ड बाय द कंपनी हैड देयर थंब कट ऑफ। और वो जो स्वतंत्र बुनकर थे, जो मना कर रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, जो बोला जा रहा था कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरे लिए बुनाई करो, जो लोग मना कर दे रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, उनका थंब यानी कि अंगूठा जो है वो काट दिया जा रहा था। द मोस्ट सीवियर ब्लो टू इंडियन इंडस्ट्री कम ह्यूज पैल्ट्री इनफ्लक्स ऑफ चीप टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड।
अब जो और ज्यादा ये सारी चीजों में और ज्यादा पतन की अगर हम लोग बात करें तो वही जो सस्ता जो कपड़ा इंग्लैंड के से आ रहा था वो सारी चीजें भारत के इस उद्योग को, टेक्सटाइल उद्योग को खराब कर रहा था, वस्त्र उद्योग को। बिटवीन 1986 एंड 1993 इंपोर्टेड गुड सप्लाइड अबाउट 60% ऑफ इंडियन क्लॉथ कंजम्पशन। लिखा हुआ है बिटवीन 1986 एंड 1993, अगर 1986 से 1993 की बात करें, imported goods supplied about 60% of Indian cloth consumption। हम अभी की बात कर रहे हैं, 1986 से 1993 की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो इंपोर्टेड गुड यानी कि विदेश से, बाहर से आने वाले जो सामान हैं वो भारत के वस्त्र उद्योग का 60%, लगभग 60% है। यानी कि भारत के लोग 60% सामान जो है या फिर 60% टेक्सटाइल क्षेत्र में जो सामान है वो बाहर का है, जो भारत के लोग खरीद रहे हैं। दिस सिवियरली हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, और यह हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह भारत के औद्योगिक विकास को पंगुम बनाने का या फिर कहें तो अपंग बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा जरिया है। जब हम लोग आगे अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम लोग बात करेंगे औद्योगिकीकरण की, और भी बहुत सारी बातें करनी है। हम लोग यहाँ पर अलग अलग लोगों को देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग चीजों की बात करेंगे, और भी हम लोग को केस स्टडी भी करना है, देखना है टेक्सटाइल के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। और इसके बाद हम लोग वर्ड ट्रेजर एक्सरसाइजेज वगैरह भी देखेंगे। अभी बातें हम लोगों ने बहुत की है इस अध्याय में, अभी बहुत करनी बाकी है। तो मिलते हैं आगे की कक्षाओं में और भी बहुत सारी बातों को करने के लिए।